हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या चीज़ स्टडी की थी, तो बाइनोमियल एक्सपांसन क्या होता है हमारा, वो हमने देखा था। आज हम थोड़ा उसके और डिटेल में जाएंगे और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को निकालेंगे जो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि a प्लस बी रेज टू दी पावर n अगर हमारे पास कोई टर्म है तो हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आज हमारा डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो क्या करते हैं हम कि मान लो अगर हमारे पास ये एक एक्सपांसन है, क्या मैं इस एक्सपांसन को दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ से हम अपना एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करें। क्यों? क्योंकि अगर हम एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं तो हमको अगर किसी भी मोमेंट पे जाके किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोला गया तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो क्या मैं इसको एक दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर मैं चाहूँ तो इस सीरीज में ये a और b के पावर को मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो NC0 की वैल्यू होती है वही NCN की वैल्यू भी होती है। जो NC1 की वैल्यू होगी वो इसके जस्ट पहले वाली NCN-1 की वैल्यू भी होगी। इसका मतलब आई कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज NC0 a रेज टू द पावर 0 b रेज टू द पावर n प्लस NC1 a रेज टू द पावर 1 and b raised to the power n minus 1 plus NC2 a raised to the power 2 b raised to the power n minus 2 and so on till कहाँ तक, तो NCN a raised to the power n हो जाएगा और b raised to the power 0 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें एक ही है। किसी भी पोजीशन पे जाकर किसी भी टर्म की बात करो तो हमेशा हमको इसी लॉजिक से मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिख लें तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड फॉर्म? कहने का मतलब अगर मैं जनरल टर्म की बात करना चाहूँ तो वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दैट इज टी ऑफ r+1 कैन बी रिटन एज NCR a रेज टू द पावर n माइनस r b रेज टू द पावर r लिख सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो इस a और b को इंटरचेंज भी कर सकता हूँ और वो इंटरचेंज करके मैं इसे NCR a रेज टू द पावर r b रेज टू द पावर n माइनस r भी ले सकता हूँ। सो TR+1 कैन बी रिटन इन आइदर ऑफ दिस फॉर्म। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं। ओके, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए और हम समझ भी सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इस बात को डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि ये टर्म मुझे कैसे मिलती है। तो क्या याद रखने की बात है, अगर इस फॉर्म में लेना चाहो तो इस फॉर्म में भी ले लो, इस फॉर्म में लेना चाहो तो इस फॉर्म में भी ले लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों जो है वो हमेशा एक ही टर्म आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, तो हमने एक और बात डिस्कस की थी कि अगर a प्लस बी रेज टू दी पावर n होगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कितने होते हैं, n+1 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे n की वैल्यू ऑड हुई तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू इवन हुई तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। ओके, अगर मैं बोलूं कि इस एक्सपांसन का मिडिल टर्म क्या होगा, क्या इस एक्सपांसन का मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म कहने का मतलब क्या है, तो मिडिल टर्म कहने का मतलब है कि जो इधर से और इधर से जाके मिल के वैल्यू को, जो मिडिल सेंटर वाली जो वैल्यू होगी उस टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस टर्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज अगर मान लो मेरे पास n की वैल्यू 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं, तो उसमें टर्म्स आने वाले हैं 6। अब 6 है, इसका मतलब है कि थर्ड और फोर्थ टर्म जो है उन दोनों में क्या चलेगा, लड़ाई चलेगी कि मैं मिडिल टर्म हूँ।
तो इस केस में मुझे क्या दिखता है कि थर्ड और फोर्थ मेरा मिडिल टर्म होगा। अगर n इक्वल टू मैं 7 लूँ तो मेरे पास कितने टर्म्स आने वाले हैं, 8 टर्म्स आने वाले हैं। और वैसे केसेस में क्या होगा, तो 8 को अगर मैं देखूँ तो लेफ्ट साइड से चलूँगा तो फोर्थ और राइट साइड से चलूँगा तो फिफ्थ। सो 4 और फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। सो कहने का मतलब जब ये जो पावर है ये पावर अगर मेरा ऑड होता है तो बेसिकली 2 टर्म मेरे मिडिल टर्म होते हैं। वही अगर ये n मेरा इवन होता, मतलब अगर ये 4 होता तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते, 5 होते। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 होते तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो थर्ड टर्म होता वो मेरा मिडिल टर्म होगा। अगर n इज इक्वल टू 6 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने होते, 7 होते। और उस केस में क्या होता मेरा मिडिल टर्म, तो फोर्थ टर्म मेरा मिडिल टर्म होता। तो क्या मैं एक जनरलाइज्ड कंडीशन बना सकता हूं कि मेरे मिडिल टर्म को मैं कैसा लूं? सो सिंपल सी बात है, अगर n मेरा ऑड हुआ, n मेरा अगर इवन हुआ तो देखो ये 5 कैसे आया होगा, क्या ये तो मैं मिडिल टर्म की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में जो मेरा मिडिल टर्म है, इस केस में जो मेरा मिडिल टर्म है वो थर्ड टर्म है। और क्या ये मुझे 4/2 + 1 से मिला होगा? यस, 4/2 इज 2 + 1 दैट मीन्स 3। अगर इसके मिडिल टर्म की बात करूँ तो ये आएगा फोर्थ टर्म। और ये मुझे कहाँ से मिला होगा, तो ये मुझे मिला होगा 6/2 + 1 से मिला होगा। तो क्या देख रहे हैं हम, n/2 + 1 से मुझे मिडिल टर्म मिल जाती है अगर n कैसा है मेरा, इवन है। ओके, ऑड की बात करो तो यहाँ पे जो मेरे मिडिल टर्म आने वाले हैं, यहाँ पे जो मेरे मिडिल टर्म आने वाले हैं वो कौन कौन से टर्म आने वाले हैं, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। कौन सी आएगी, थर्ड टर्म आएगी और फोर्थ टर्म आएगी। अब 3 कहाँ से आएगी ये वैल्यू, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हमने +1/2 किया, मतलब 5 + 1/2 किया तो 3 मिल जाएगा, और 5 + 3/2 किया तो 4 मिल जाएगा। यस, तो यहाँ पे क्या बात समझ में आती है हमको कि n + 1/2 और n + 3/2 यही मिडिल टर्म होती है। यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो 7 + 1 मतलब 8/2 तो फोर्थ टर्म, और 7 + 3/2 मतलब फिफ्थ टर्म। सो इस वाले केस में मेरी मिडिल टर्म की जो वैल्यू आती है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होती है, फोर्थ टर्म होती है और फिफ्थ टर्म होती है, जो भी कहाँ में से मिलता है, मुझे इसी इक्वेशन से मिलता है। सो नाउ आई कैन कंक्लूड दैट कि इफ़ मेरा n ऑड है then there are 2 middle terms and that will be given by n + 2th and n + 3/2th terms। ठीक है, हाँ। और अगर मेरा वो कैसा है, वो n हमारा इवन है तो वो मुझे कहाँ से मिलता है, तो दैट कम्स आउट सिंपली फ्रॉम n/2 + 1th टर्म से मिलता है। ठीक है, सो 2 कंक्लूजन है हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म की बात। तो यहाँ पे एक फाइनल एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ मैं कि मिडिल टर्म कौन कौन से होते हैं, इज़ गिवन बाय सिंपली n/2 + 1th टर्म बाय 1th टर्म इफ n इज इवन। और ये 2 ऐसे टर्म मिलेंगे कब, n + 1/2 और n + 3/2th टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कब, जब n हमारा क्या हो, ऑड। ओके, तो ये हमारे लिए दूसरी बात हो गई। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं हम इस इक्वेशन के और सोचते हैं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू 1 रख दी, क्या a और b दोनों कंसिडर कर लिया कि 1 है, तो क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये a⁻1 b⁻1 जिसकी वैल्यू 1 आएगी, ये वाले टर्म की वैल्यू भी 1 आएगी, ये वाले टर्म की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ये वाले टर्म की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। कहने का मतलब हर a और b का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, मेरी 1 आ जाएगी। यस, सो अगर मैं इसको अपना एक इक्वेशन मान लूँ और उस इक्वेशन में मैं पुट करूँ क्या, इफ़ a = 1 and b = 1,
तो मुझे क्या कंडीशन मिलती है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूँ तो मेरा ऑब्जर्वेशन आता है कि वो 2n हो जाएगा और ये वाली टर्म्स कैसी हो जाएगी, तो a भी 1 है, b भी 1 है, ये टर्म 1 हो गई, ये टर्म भी 1 हो जाएगी, ये टर्म भी 1 हो जाएगी, एंड सो ऑन करते करते यहाँ तक की टर्म 1 हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें बहुत काम आएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो 2n कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। क्या किया मैंने, तो मैंने a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुटअप कर दिया है। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैंने b को -1 रखा, क्या, इफ a इज इक्वल टू 1 बट b इज इक्वल टू -1 रखा। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो a1 b -1 रखूँगा तो लेफ्ट पार्ट तो मेरा 0 हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड की बात करो तो देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि n मेरा ऑड है तो ये 1 और ये भी 1, ठीक है। a तो मेरा +1 है तो a के पावर में कोई तकलीफ हमको होगी नहीं, सो उससे कोई इशू होगा नहीं हमको। कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, b में। तो b के जितने भी पावर इवन होंगे वो सारे +1 हो जाएंगे, b के जितने भी पावर ऑड होंगे वो सारे माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, इसके बाद जो फोर्थ टर्म आएगी वो +1 होगा, फिर जब b⁻6 का टर्म होगा वो +1 होगा, और उसके बाद माइनस कहाँ कहाँ पे आने वाली है, तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा क्योंकि b⁻1 है, मतलब -1 है तो माइनस आएगा। जब q वाले पार्ट में जाएंगे तो वो भी माइनस होगा, जब r⁵ में जाएंगे तो वो भी माइनस होगा। सो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि मुझे टर्म जो आने वाली है कुछ इस तरीके से आने वाली है, NC0, NC1, देन +NC2, देन -NC3 एंड सो ऑन अप टू -1n NCN तक होगा। ओके, क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे -1n मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरा लास्ट टर्म क्या है, तो n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या अज्यूम कर लेता हूँ कि -1n होगा। अगर ये n की वैल्यू इवन रही तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगर n की वैल्यू नेगेटिव रही तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी n की वैल्यू अगर ऑड रही तो ये इवन नेगेटिव आ जाएगी, और n की वैल्यू अगर इवन रही तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। सो ये दो एक्सप्रेशन हमको मिलेंगे। एक तो ये एक्सप्रेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमको काम आने वाला है, और दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दूं, क्या कर दूं मैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद NC3 की जो टर्म आएगी वो भी कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट में NC5 वाली टर्म नेगेटिव आने वाली है वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास NC0 बचेगा, फिर NC2 बचेगा, फिर NC4 बचेगा, और ये सारी वैल्यू 2 टाइम्स बचेगी। तो व्हाट इज़ दी फाइनल कंक्लूजन, तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये आने वाला है कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा 2n इज इक्वल टू 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन। तो कौन से टर्म्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो 0 2 4 वो वाले टर्म्स है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो हमारे पास टर्म कुछ कैसी आएगी, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इवन वाले जो टर्म्स दिख रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और ऑड वाले टर्म्स हमारे ऐड हो जाएंगे। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। ये दोनों की वैल्यू क्या आती है, तो 2n आती है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड अगेन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये दो फार्मूले हमको याद रखने हैं जो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें इसके बारे में और जाननी थी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अब आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम इस कंसेप्ट का यूज कहाँ पे करते हैं। ओके, थैंक यू।